दिल्ली टेरर अटैक was obviously not the first attack in Jammu and Kashmir. तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं about the history of Jammu and Kashmir since independence. Pandit Nehru was greeted in traditional fashion by Sheikh Abdullah. Between August 1947 and March 1942, 4.5 million. When Maharaja Sahari Singh, here returning to his capital, joined the Indian Dominion. सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर टोटल 3 टेरिटरीज से बना हुआ है, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू जो कि एक फुट हिल्स और प्लेन्स का एरिया है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और सिख पॉपुलेशन रहती है। उसी के साथ साथ कश्मीर इज द एरिया ऑफ कश्मीर वैली जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख और बुद्धिज्म रिलीजन रहते हैं। अलॉन्ग विद द लास्ट वन लद्दाख। लद्दाख एक माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम और बुद्धिज्म रिलीजन ही रहते हैं। एंड इफ यू डोंट नो देन कश्मीर को आर्टिकल 370 दिया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन इस आर्टिकल 370 के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। जम्मू एंड कश्मीर में लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वायलेंस, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स ये सब झेला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर 1947 से, जब पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल पॉपुलेशन को कश्मीर के अंदर एंटर करने दिया था, जिसकी वजह से हैवी स्केल में वायलेंस हुई और लार्ज डिस्प्लेसमेंट भी हुई। उस टाइम के राजा यानी महाराजा, जिनका नाम था महाराजा हरी सिंह, उन्हें ना चाहते हुए भी इंडियन गवर्नमेंट की मदद मांगनी पड़ी। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि वो उनकी मदद करेंगे बट ओनली एट वन कोस्ट, अगर वो इंडिया की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे तो। मजबूरी में होके महाराजा हरी सिंह ने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के लिए हाँ भी बोल दिया और अब इंडिया अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाती है इन कश्मीर टू थ्रो आउट दोस ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स। बट क्या ये सक्सेसफुल था? ये मामला यूएन में गया और यूएन ने एक 3 स्टेप प्रोसेस यानी एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अंदर 3 टोटल स्टेप्स थे। नंबर 1 स्टेप वाज कि पाकिस्तान को अपने वो सारे ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स जो कश्मीर के अंदर इलीगली घुसा हैं उन सबको वापस पाकिस्तान में बुला लेना है। नंबर 2 कि इंडिया को अपनी आर्मी वहां से कम करनी है ताकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। एंड थर्ड कि वहां पे एक प्लेबिसाइड करवाना चाहिए जो कि एक फ्री और इम्पार्शियल मैनर में होना चाहिए। तो प्लेबिसाइड बेसिकली एक टाइप ऑफ वोटिंग होती है जिसमें पब्लिक ओपिनियन देती है इन दी केस ऑफ यस और नो। लेकिन क्या ये तीनों प्रोसेस फायदेमंद रहे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। ना ही पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस से पाकिस्तान बुलाया और ना ही इंडिया ने अपनी आर्मी को कश्मीर से वापस लिया, और ये दोनों ना होने के कारण एक प्लेबिसाइड भी नहीं हो पाया। अब वहां के महाराजा हरी सिंह ऑलरेडी खिलाफ थे ना तो इंडिया में ज्वाइन होने के और ना ही पाकिस्तान में ज्वाइन होने के, बट इंस्टेड दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। शेख अब्दुल्ला महाराजा के रूल के खिलाफ थे लेकिन वो इसके साथ थे कि उनको भी पाकिस्तान में नहीं जुड़ना है। कश्मीर के लोग अपने आप को ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना पाकिस्तानी और ना ही इंडियंस मानते थे, बट दे कॉल्ड देमसेल्फ कश्मीरीज अबव ऑल, और इसी रीजनल एस्पिरेशंस को उन कश्मीरी ने कश्मीरियत के नाम से डिफाइन किया था। तो चलो कश्मीर के अंदर होने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल डिस्प्यूट बहुत कॉमन है कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर उनका है और इंडिया क्लेम करता है कि कश्मीर उनका है। हालांकि पाकिस्तान ने 1948 अक्टूबर को जब अपने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को कश्मीर भेजा था तो एक सीजेबल पार्ट को अपने अंडर कैप्चर कर लिया था, जिसके बाद उस पार्ट को कश्मीर ने नाम दिया आजाद कश्मीर। लेकिन इंडिया मानता है कि ये आजाद कश्मीर यानी कि ये सीजेबल पार्ट पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्यूपेशन की मदद से कैप्चर किया है। और इसी के बीच एक लाइन ड्रॉ हो गई कश्मीर में जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी गिलजिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर इज नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया, और बाकी का कुछ पार्ट चाइना के हाथों में है। लेकिन इंटरनल डिस्प्यूट की बात करें तो अपने आप में ही लोगों के व्यूज है। अगर आउटसाइडर्स के व्यू की बात करें तो आर्टिकल 370 को लेकर आउटसाइडर्स का मानना यह है कि आर्टिकल 370 को रिवोक कर देना चाहिए क्योंकि इसी आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर वो पूरी तरीके से इंडियन यूनियन के साथ मर्ज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इस आर्टिकल 370 को हटा देना चाहिए। लेकिन इनसाइडर्स यानी कि जो खुद कश्मीरीज है उनका मानना यह है कि आर्टिकल 370 उनके लिए इनफ नहीं है और उनके 3 मेजर ग्रीवेंसेस है। इन 3 मेजर ग्रीवेंसेस में से सबसे पहला ग्रीवेंस है अबाउट द प्लेबिसाइड। कश्मीरीज का मानना है दैट इंडिया ने उनसे प्रॉमिस किया था दैट जब ये ट्राइबल वायलेंस नॉर्मलाइज हो जाएगी तो एक फुल एंड फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर में एक प्लेबिसाइड करवाया जाएगा, जो कि इंडिया ने अब तक नहीं करवाया था। दूसरा, उनका मानना है कि आर्टिकल 370 उनके लिए इनफ नहीं है और प्रैक्टिस के टाइम ये इरोड हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने डिमांड करी थी फॉर द ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी। एंड थर्ड, उन्होंने बोला था कि जिस टाइप की डेमोक्रेसी पूरे इंडिया में
प्रैक्टिस की जाती है उसी टाइप की डेमोक्रेसी कश्मीर में प्रैक्टिस नहीं की जाती है। तो इसी के साथ उन्होंने एक बेटर इंस्टीट्यूशंस की डिमांड करी। अब बात करते हैं कश्मीर के पॉलिटिक्स की सिंस 1948। 1948 में शेख अब्दुल्ला वहां के पीएम बन जाते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पे कश्मीर को स्पेशल स्टेटस के अंडर सीएम को पीएम मानने की पूरी आजादी थी। तो वहां के सबसे पहले पीएम बनते हैं शेख अब्दुल्ला, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड होते हैं। शेख अब्दुल्ला ने पीएम बनते ही कई सारे मेजर लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया और साथ साथ दूसरे देशों से हेल्प मांगी ताकि कश्मीर को एक सेपरेट नेशन बना सके। ये देख के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के बाकी पॉलिटिशियंस को बुरा लगा और 1953 में फाइनली शेख अब्दुल्ला को प्रिजन में डाल दिया। लेकिन उनकी जो सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो डिसमिस नहीं हुई। वो सरकार अभी भी चल रही थी और बाद में जाके वो मर्ज हो गई विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो उन्हीं के सपोर्ट से चल रही थी। वहां के इंस्टीट्यूशंस में भी कुछ बदलाव किया जाता है और अब पीएम को वापस से सीएम बना दिया जाता है और पहले सीएम बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सदिक। गुलाम मोहम्मद सदिक सीएम बनने के साथ साथ ही वहां की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो कोशिश कर रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और शेख अब्दुल्ला के बीच कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाए और वापस से शेख अब्दुल्ला बाहर आ जाए। हालांकि साइन हुआ। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद 1974 में शेख अब्दुल्ला वापस से प्रिजन से बाहर आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करते हैं और वापस से वहां के सीएम बन जाते हैं। अब की बार वहां के सीएम बनने के बाद 1982 तक वो कैबिनेट संभालते हैं, लेकिन फाइनली उनकी डेथ हो जाती है और उन्हीं के बेटे फारूक अब्दुल्ला को उनकी लीडरशिप पास ऑन हो जाती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर गवर्नर ने फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर और भी ज्यादा रिसेंटमेंट हो गई। ये रिसेंटमेंट फर्दर एक्सटेंड तब हुई जब फाइनली 1986 के इलेक्शंस में एक इलेक्टोरल अलायंस बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने। 1987 के असेंबली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी का बना हुआ इलेक्टोरल अलायंस की मेजर विक्ट्री होती है और अब वहां के लोगों को लगने लगता है कि ये जो इलेक्शंस है ये पूरी तरह इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस और रिगिंग पे बेस्ड है। 1989 में आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है, मिलिटेंट मूवमेंट चालू हो जाती है, मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता है कश्मीर को और तो और वहां पे प्रेसिडेंट रूल भी लगा दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 यानी कि जिसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं उसे भी कहा जाता है। और फाइनली फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाते हैं 1996 में, जिसमें वापस से एक बारी फारूक अब्दुल्ला सीएम बन जाते हैं और इस बार वो डिमांड करते हैं फॉर दी ऑटोनॉमी ऑफ द कश्मीर। लेकिन बात फिर भी नहीं मानी जाती है और पॉपुलर रिसेंटमेंट बढ़ता ही जाता है। तो फाइनली 2002 में असेंबली इलेक्शंस करवाए जाते हैं और इस बार एक नई पार्टी देखने को मिलती है, जिस पार्टी का नाम था पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके पहले सीएम बनते हैं मुफ्ती मोहम्मद। मुफ्ती मोहम्मद 3 साल तक कैबिनेट संभाल पाते हैं और उसके बाद गुलाम नबी आजाद बनते हैं। 2008 जुलाई में ही प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है कश्मीर में, जिसकी वजह से उनको भी हटना पड़ता है और कैबिनेट को गिव अप कर देना पड़ता है। उसके बाद फाइनली दिसंबर 2008 में इलेक्शंस होते हैं और इस बारी फ्रेश इलेक्शंस में उमर अब्दुल्ला यानी कि आईएनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस दोबारा से जीता है और उमर अब्दुल्ला बन जाते हैं नए सीएम। डिस्टर्बेंस रहती है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की वजह से और फाइनली फिर से इलेक्शंस करवाए जाते हैं 2014 में, जिसमें एक बार फिर से मुफ्ती मोहम्मद सईद वापस से सीएम बनते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की कुछ सालों में डेथ हो जाती है और फिर लीडरशिप पास होती है उन्हीं की बेटी, जिनका नाम था महबूबा मुफ्ती, जो कि कश्मीर की पहली वुमेन सीएम भी मानी जाती है। 2016 में फाइनली कैबिनेट संभालती है महबूबा मुफ्ती। लेकिन महबूबा मुफ्ती के टाइम पीरियड में भी कई सारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंसर्जेंसी, मिलिटेंट अटैक्स ये सब कम नहीं होते हैं और एक बार फिर से प्रेसिडेंट रूल को जम्मू एंड कश्मीर में इम्पोज कर दिया जाता है अंडर आर्टिकल 356। और फिर फाइनली 2019 में इस आर्टिकल 370 को, जो कि जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, इसको फाइनली रिवॉक कर दिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आपको जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री अभी के प्रेजेंट से और भी ज्यादा अजीब लग रही होगी, बट ये पहलगाम अटैक वाज नॉट द फर्स्ट अटैक। ऐसे ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मिलिटेंसी, आर्म्ड इंसर्जेंसी और वायलेंस कश्मीर में जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस चलते आ रहे हैं एंड दिस वाज द एग्जांपल ऑफ सम अदर आर्म्ड इंसर्जेंसी व्हिच टुक प्लेस इनसाइड द जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर की हमेशा से हिस्ट्री और पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा ruined ही रही है, लाइक इन द रीसेंट टाइम्स जो कि हम पहलगाम अटैक देख रहे हैं। आई होप यू मस्ट लाइक दिस वीडियो. Do share with your friends who wanted to know about the history of Jammu and Kashmir. That's it. Thank you. Pandit Nehru was greeted in traditional 1957 and March 1948.